गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं और हम इकट्ठे हो सके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिविक्स का ही हम पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण, उसी को हम आज ख़त्म करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, देशों को संविधान की ज़रूरत क्यों है। इसको भी हम एक दक्षिण अफ्रीका के ही एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, नया लोकतंत्र बना, तो वहाँ पर एक समस्या आई कि अब लोग कैसे मानेंगे या जो भी सरकार बनेगी वो लोगों के, नागरिकों के हितों के लिए कैसे काम करेगी, क्या होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या था, जो दमन करने वाले थे यानी जो सताव करने वाले लोग थे और जो सताव सह रहे थे, दमन करने वाले और दमन देने वाले दोनों ही परेशान थे। दोनों एक योजना बना रहे थे कि भी साथ कैसे रहा जाए, क्योंकि कुछ अंग्रेज़ वहीं रह गए थे, तो साथ कैसे रहा जाए। दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के दिलों में डर था। आश्वेत ये डर रहे थे कि कहीं अभी भी अंग्रेज़ यहाँ रह गए हैं, अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो कहीं वो फिर से दमन वाली नीति न अपनाए। और अंग्रेज़ों को ये डर लग रहा था कि अब तो अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो गया है, तो कहीं दक्षिण अफ्रीका के लोग हमें सताएं ना, हमारे पास जो ज़मीन जायदाद है, जो भी हमारा रुपया पैसा है, वो सब लूट ना ले। तो ये दोनों ही तरीके से डर बना हुआ था और लंबे समय तक बहुत बातचीत चली, दोनों ही ग्रुप्स में, अश्वेत और श्वेतों में बातचीत चली। और इस पर क्या हुआ कि कुछ तरीकों पर, कुछ सिद्धांतों पर दोनों ही लोग राज़ी हो गए, दोनों अश्वेत और श्वेत दोनों ही राज़ी हो गए। इसमें गोरे लोग जो थे वो बहुमत की सरकार बनाने के लिए, यानी एक वोट एक व्यक्ति के लिए तैयार हो गए वो लोग, और दूसरी तरफ गरीबों के जो कुछ उन्होंने अधिकार भी दिए, इसके लिए भी राज़ी हो गए। और दूसरी तरफ जो अश्वेत थे, उन्होंने भी ये वायदा दिया कि हम तुम्हारी ज़मीन जायदाद या जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी वो हम नहीं लूटेंगे। लेकिन अभी भी डर बना हुआ था कि हम कैसे भरोसा करें। अश्वेत ये कहते हैं हम श्वेतों पे कैसे भरोसा करें, श्वेत गोरे लोग ये कहते हैं हम अश्वेतों पे कैसे भरोसा करें जो ये लोग कह रहे हैं। तो इसको लिखित रूप में लिया गया, जितनी भी बातें हुई, जितने भी वायदे एक दूसरे के साथ उन्होंने बांधे, उसको रिटन में ले लिया गया। और जब रिटन में ले लिया गया तो जो बात रिटन में आ जाती है फिर वो बात पक्की हो जाती है। अगर कल को कोई धोखा भी दे, अश्वेत श्वेतों को दे या श्वेत अश्वेतों को दे, तो रिटन में दिखा सकते कि देखो तुमने हमें ये लिख कर दिया है। तो जो भी नियम कानून बनाए गए, जो भी सिद्धांत बनाए गए, वो सब उन्होंने रिटन में ले लिए गए। और ये तय किया गया कि कैसे सरकार बनेगी, सरकार में कौन कौन होंगे, किन के लिए सीट्स आरक्षित होंगी, ये सब बातें ले ली गई। और इसके लिए जो रिटन आया वो कहलाया संविधान, यानी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नागरिक और सरकार दोनों के लिए कुछ कायदे कानून और कुछ अधिकार दिए गए, जो कहलाया संविधान। लिखित रूप से आया गया, जो भी दर्शाया गया, जो किताब बनी वो कहलाया संविधान। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानना ही पड़ेगा। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों यानी नागरिकों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार, यानी नागरिकों के बीच भी आपस में संबंध, चाहे वो किसी भाषा के हो, धर्म के हो, जाति के हो, आपस में संबंध नागरिकों के, और नागरिकों और सरकार के बीच में संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जो बुक में दिए हैं। वो है, पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहली बात संविधान ये करता है कि एक दूसरे के बीच में ज़रूरी सहयोग और भरोसा तय करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, सरकार कौन बनाएगा, और जब सरकार बन जाएगी तो फैसले लेने का अधिकार किसको और कितना होगा, ये भी संविधान तय करता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है। लिमिटेशंस है सरकार की, सरकार अगर एक बार सीट पर बैठ गई तो 5 साल के लिए अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती है, वो तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथी बात, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर संविधान है वो सब लोकतांत्रिक हो। कई बार राजतंत्र में भी संविधान बनाया जाता है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान हो, ये ज़रूरी है। यानी जिन
देशों में संविधान है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर भी लोकतंत्र कैसे आया था। इसके बाद से ही चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए। अब भारत के संविधान के बारे में देखेंगे कि उसका निर्माण कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत को भी दक्षिण अफ्रीका की तरह आज़ादी मिली थी और भारत में बहुत सी भाषाओं के, धर्मों के, जातियों के लोग रहते थे, तो और अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पर संविधान निर्माण बहुत मुश्किल था, इतना आसान काम नहीं था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी कि कैसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी के अधिकारों को सुरक्षा मिल सके। तो संविधान सभा का गठन किया गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई जिसने संविधान का निर्माण किया। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, 299 मेंबर्स थे। इन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। और इसी खुशी में हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे का त्यौहार, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और हम इसी खुशी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उन्हें मालूम था कि कैसा संविधान बनना चाहिए। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। यानी जब संविधान सभा में बनी तो भारत की जो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसी का प्रभुत्व था, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भी कर रही थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वो संविधान की एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति जताई गई। फिर प्रारूप कमेटी के एक सब कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने बनाया और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। मतलब इतनी आसानी से संविधान नहीं बन गया, किसी एक कानून को बनाने में कई मीटिंग्स हुई, कई बार चर्चा हुई और हर एक चर्चा का रिकॉर्ड भी रखा गया, लिखित में रखा गया कि इसकी क्या चर्चा हुई, किस टाइम पर, किस डेट पर, कब कब क्या चर्चा की गई, और रिकॉर्ड रखा गया और रिकॉर्ड को संभाल कर भी रखा गया। और हमारे देशों में जैसे मैंने कहा जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बहुत भेदभाव था उस समय, तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी हर एक जाति को देखते हुए, हर एक भाषा को, हर एक धर्म को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। और वो कैसे हो पाया, क्योंकि जो संविधान सभा बनी थी उसमें हर एक जाति, समूह, हर एक धर्म, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को रखा गया था। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। ये है भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना, जो जब संविधान शुरू होता है तो जो किताब है उसमें सबसे पहले पेज पर ये प्रस्तावना दी गई, यानी एक सार दिया गया है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत का संविधान बना। अब हम ये सोच रहे होंगे कि भाई संविधान तो बना था 1949 में, 50 में जाकर लागू हुआ, और अभी तो भाई 2020 चल रहा है, तकरीबन 70 साल हो गए। तो उस वक्त के नेताओं को कैसे पता था कि आज भी ये लागू हो सकता है? ऐसा नहीं है। उन्होंने इसमें एक ऑप्शन रखा था कि समय समय पर संविधान के कानूनों में और नियमों में बदलाव लाया जा सकता है, उसे कहते हैं संविधान संशोधन।
कि कोई नियम उस वक्त था, लेकिन आज उस नियम में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हटा नहीं सकते, लेकिन उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो उस बदलाव को कहते हैं संविधान संशोधन। तो हमारे देश का जो संविधान बना वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया। हर देश अपने देश की जाति को, धर्मों को, भाषा को, हर तरीके के लोगों को, अमीर गरीब सबको सोच करके संविधान बनाया गया। और इस संविधान को हर किसी को मानना है, चाहे वो देश के नागरिक हों, चाहे वो देश की सरकार हो, सभी को ये मानना है। नहीं तो फिर उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी जो संविधान के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो संविधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान ही तय करता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और सरकार की क्या सीमा है, कि वो कितना काम कर सकती है, किस हद तक वो काम कर सकती है। ये सब संविधान में लिखा हुआ है। चैप्टर पूरा होता है बेटा आज हमारा यहीं पर ही। आपको वर्कशीट डाल दी जाएगी, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज मैं ये प्रस्तावना भी दूंगी लिखने के लिए, बिल्कुल सेम ऐसी कलरफुल प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है ना। और अपनी कॉपी में और एक ही पेज पर आएगी, बाकी क्वेश्चन आंसर्स दूसरे पेज पे करेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के बाद लाइन खींचनी है, नीट काम करना है जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं। और अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, अटेंडेंस बहुत मस्ट है। अटेंडेंस लगती है, तुम लोग ये सोच रहे होगा कि मैम मजाक कर रही हैं, अटेंडेंस नहीं लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अटेंडेंस लगती है। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाया गया है जिसमें तुम लोगों की डेट वाइज अटेंडेंस लग रही है। जो बच्चे 11:07 के बाद अटेंडेंस भेजेंगे उनको एब्सेंट मार्क होगी। तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा 9th A का है ये, और इसी के नीचे 9th B का है। तो जिन बच्चों की अटेंडेंस 11:07 तक नहीं आएगी उनको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। और यही अटेंडेंस के बेस पे जब भी स्कूल रीओपन होगा अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस चढ़ाई जाएगी। अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखना है। जो भी तुम लोगों को ऑर्डर्स किए जाते हैं, यहाँ से तुम लोगों को जो भी बताया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके मुताबिक ही करना है काम। जो भी तुम लोगों को बताया जाता है, कल की क्लास के लिए बताया जा रहा हो या वर्कशीट के लिए बताया जा रहा हो या किसी और काम के लिए बताया जा रहा हो, तो सिर्फ उसको पढ़ना है। ओके मैम, यस मैम, ये करके तुम्हें बार बार रिप्लाई नहीं देना है, ठीक है। पहली बात अटेंडेंस का ध्यान रखना है। दूसरा, ओके मैम, यस मैम कह के रिप्लाई नहीं करना है। तीसरी बात, जब अटेंडेंस भेजते हैं तो अपना पूरा नाम लिखना है। हिमांशु 1, हिमांशु 2, हिमांशु 3 ऐसे नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है जो भी तुम्हारा सरनेम है। और अगर किसी का सरनेम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका है वो सरनेम के साथ अपना नाम भेजेंगे और प्रेजेंट लिखेंगे, ठीक है। 11:08 पे क्लास वीडियो तुमको लिंक दे दिया जाएगा और 11:08 पे एब्सेंट मार्क हो जाएगा। ये 2-3 टिप्स मैंने तुमको दे दिए, बहुत ध्यान रखना है। 9th क्लास स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 10th में जाना है, अटेंडेंस भी मायने रखती है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है बेटा, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, एक बार घर में खुद भी उस चैप्टर को पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से आ जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं वो याद करें। और ज़रूरी नहीं कि जब एग्ज़ाम हो तो यही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कुछ भी आ सकता है, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। अटेंडेंस मैंने तुम लोगों को बता दी है, 11:07 तक सबकी अटेंडेंस आ जानी चाहिए, 9th A और B दोनों, ठीक है। और जो भी अब तुम लोगों को इस पर बताया जाता है, दिया जाता है ऑर्डर, उसको सिर्फ देखना है और यस मैम, ओके मैम, जैसे मैं भेजती हूँ कि भाई टुमारो वी विल हैव आवर सोशल साइंस क्लास, तो ये पढ़कर और रिप्लाई नहीं करना ओके मैम, यस मैम, थैंक्स मैम, नो नथिंग, ठीक है। पढ़ लिया बस, ठीक है, तुम लोग को मैसेज मिल गया है। जब क्लास होगी तो अपना नहा धोकर तैयार होकर के बैठेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेंगे। चैप्टर इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो सब समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।